नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और शिक्षा की बात इस खास शो में आज हमारे साथ मौजूद है सत्यम कुमार कुंभकार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है बायोटेक्नोलॉजी के और पदस्थ हैं शासकीय वीर सुरेंद्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गरियाबंद। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका सत्यम कुंभकार जी हमारे न्यूज़ प्लस 21। धन्यवाद ललिता जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एक स्टूडेंट छात्र से होते हुए आज आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, किस तरह की जर्नी रही आपकी और किस तरह से आपने बायोटेक्नोलॉजी में इसके विषय में आपने रुचि दिखाई और आज इस मुकाम पर है? इसमें जैसे अगर मैं बात करूं तो फिर चूँकि मेरा जो स्कूलिंग जो है हुआ है प्रारंभिक से जो है वो ग्रामीण परिवेश में हुआ है। और एक तो चीज़ ये कि अच्छा था कि मेरे घर वाले जो है पढ़ाई को लेकर के बहुत सपोर्ट किए, जिनके कारण से मैं जो है अपने आगे के एजुकेशन के लिए जो ग्रेजुएशन वगैरह था उसके लिए मैं भिलाई चला गया, जहाँ पे मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कंप्लीट किया। उसी दौरान जो है 2015 में मैंने नेट क्वालिफाई किया और उसी समय मैंने जो है मेरा जो अपना माइंडसेट था तो पहले से क्लियर था कि मुझे 12th से की असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है करके। और यही एक रीज़न भी था कि मैंने आज तक की किसी और चीज़ के लिए जो है ना तो कभी कोई फॉर्म भरा, ना अप्लाई किया, और वही एक दृढ़ निश्चय था जिसकी वजह से आज मैं जो है इस जगह हूँ। आज बायोटेक्नोलॉजी विषय के बारे में अगर हम बात करें, क्या समझते हैं कि पर्याप्त युवा बायोटेक्नोलॉजी विषय में रुचि ले रहे हैं, करियर के बारे में सोच रहे हैं? जी ललिता जी, इसमें जैसे अगर हम बात करें तो फिर चूँकि बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी लंबे समय से जो है हमारे छत्तीसगढ़ में भी ये जो विषय संचालित हो रहा है, लेकिन चूँकि पहले जब ये संचालित हो रहा था तो फिर बहुत ही कम महाविद्यालयों में बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट जो है उपलब्ध था, जिसकी वजह से कम विद्यार्थी जो है इसमें जो है एडमिशन ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, अब आप सिंपली एक चीज़ देख सकते हैं कि मैं आज जो है गरियाबंद जैसे एक छोटे से क्षेत्र में हूँ, जहाँ पे भी जो है बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट ओपन हुआ है, वहाँ भी अभी बहुत सारे विद्यार्थी जो है इस फील्ड में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और बिल्कुल उनके अंदर भी एक ललक है बायोटेक्नोलॉजी लेकर के आगे बढ़ने की, कुछ करने की। बात करें अगर हम भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, जिस तरह से हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था है, कि चाहे वो स्कूल की हो या कॉलेज की हो, क्या लगता है किस तरह के बदलाव की ज़रूरत आपको समझ में आती है? भारत की यदि हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें, चाहे स्कूल हो या कॉलेज, तो उसमें एक चीज़ है जो मैंने नोटिस किया है कि हमारी जो ज़्यादातर जो पढ़ाई होती है, जो स्कूलिंग हो या फिर कॉलेज जो रहता है, वो थ्योरी बेस्ड होता है। हमारा एक मोटो रहता है कि हम कैसे भी पढ़ाई करें और गवर्नमेंट जॉब को जो है प्रिपरेशन करके नौकरी पे लग जाए, यही हम एक टारगेट करते हैं। यहाँ पे यदि आप जैसे मैं अपना एक पर्सनल अगर सजेशन दूँ बदलाव की, अगर जैसे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज़रूरत है प्रैक्टिकल चीज़ों को लाने की। प्रैक्टिकल बेस्ड जो स्टडी होना चाहिए, ज़्यादा जो कोर्सेस है प्रैक्टिकल बेस्ड संचालित होना चाहिए। इससे क्या होगा कि यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा जैसे प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व होंगे तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे जॉब या फिर नौकरी के लिए अप्लाई करने के बजाय हम जॉब क्रिएटर हो सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं, लोगों को हम जॉब दे सकते हैं। जब से कोरोना का दौर शुरू हुआ है तब से डिजिटल एजुकेशन को काफ़ी बढ़ावा मिला, लेकिन बच्चों की एक्टिविटी में भी आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, खासकर यंग जनरेशन पर। इसको लेकर आप युवाओं को क्या सुझाव देना चाहेंगे, कैसे मैनेज करें अपने ये जो एक लत लगी है डिजिटल सोशल मीडिया की, उसे मैनेज करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को, अपने रूटीन को किस तरह से मैनेज करे युवा? जी बिल्कुल, जैसे कि ये जब आप सवाल किए तो फिर मेरे दिमाग में आया अपना टाइम का। जब हमारा समय रहता था तो हम जो है बुक बेस्ड स्टडी करते थे, मतलब ज़्यादातर यदि हमको कोई पढ़ाई करनी है तो किसी कोचिंग संस्थान में जाके एडमिशन लो और आगे पढ़ाई करो, इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन अभी के युवाओं के लिए ये एक बेनिफिट है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल है, जिसमें आपको एक मोबाइल में ही आप कोई भी कोचिंग ले सकते हैं, कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है उनके लिए। लेकिन साथ ही साथ जैसे कि आप जानते हैं यदि कोई भी चीज़ है तो उनका एक प्लस पॉइंट भी रहता है, माइनस पॉइंट भी रहता है। तो प्लस पॉइंट तो ये है कि उनको जो है घर बैठे एजुकेशन मिल जा रहा है, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जा रही है। माइनस पॉइंट ये है कि चूँकि लंबे समय तक स्क्रीन का उपयोग करने से उनकी आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे आप देख रहे हैं कि यदि बच्चे जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं उस दौरान यदि कोई रील्स या कोई वीडियो आ जा रहा है तो उसको अगर देखना स्टार्ट करें तो घंटों उसमें जो है अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरत है एक जैसे पेरेंटल सिक्योरिटी ऐप जो आजकल रहता है, जिसको मैं तो पेरेंट्स को सजेस्ट करूँगा कि इसका यूज़ करना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई पे ही जो है फोकस कर सके, इधर और अन्य जो चीज़ें हैं उस पर फोकस ना कर पाए। हाल के वर्षों में आपने देखा होगा कोरोना महामारी से विश्व जूझता रहा है, क्या उस दौर के बाद बायोटेक्नोलॉजी की प्रासंगिकता अधिक बढ़ी है और युवाओं में इसको लेकर अब ज़्यादा उत्साह आपको नज़र आ रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं बिल्कुल
गर्व से कह सकता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी है, इसी वजह से जो है कोरोना महामारी से लड़ने में जो है हमको एक हथियार मिला, जो हम वैक्सीन की बात करते हैं, कोरोना वैक्सीन की बात करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये अभी से नहीं, ये बहुत पुराने वर्षों से जो है ये चला आ रहा है। हालांकि जैसे आप जो भी महामारी वगैरह आया उसके जो है इलाज के लिए जो वैक्सीन वगैरह का जो डेवलपमेंट हुआ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही हुआ है। और अभी वर्तमान में जब से कोविड आया है, कोविड को लेकर के उससे रिलेटेड जो भी वैक्सीन बने हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की जो रिसर्च है उसमें जो बनाने में है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसलिए बिल्कुल मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जी हाँ, बायोटेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे बहुत ही अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और साथ ही युवाएं भी जो है जब से उनको पता चला है कि बायोटेक्नोलॉजी में इस प्रकार के जो अवसर है, आगे हम रिसर्च में जा सकते हैं, इस तरह के कार्य कर सकते हैं, इन्वेंशन कर सकते हैं, तब से उनमें जो है इस सब्जेक्ट को लेकर के और रुचि जो है जागृत हुई है। भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की गई थी, इस पर बात करना जरूरी है सत्यम कुंभकार जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप, इसको लेकर क्या राय है आपकी? चूँकि भारत सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, NEP जो हम 2020 बोलते हैं, इसको हालांकि अभी पूरे देश में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इसका भी एक बहुत सारी जगहों पे जो है ट्रायल फेज चल रहा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान एक वरदान भी है, अभिशाप भी है। उसी प्रकार यदि हम कोई पॉलिसी ला रहे हैं तो उसके कुछ प्लस पॉइंट भी है, कुछ माइनस पॉइंट भी है। जैसे अगर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके यदि हम जो है एडवांटेज की बात करें, इनके यदि हम लाभ की बात करें, तो इसमें जो है जो 5+3+4+4 जो सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या होगा कि बच्चों का जो है हर एक लेवल पे उनका आकलन होगा और उस आकलन के बेसिस पे वो जो है आगे बढ़ेंगे। दूसरा, यदि हम इसके जो है उपयोग की बात करें या फिर इसके लाभ की बात करें, तो एक हाइब्रिड स्टडी सिस्टम है। पहले क्या होता था, जैसे हमारे टाइम में यदि हमको पढ़ाई करना है, साइंस लेना है, तो 60% होने पे ही जो है हमको साइंस दिया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में यदि आप चाहो तो आप बायोलॉजी ले सकते हैं, साथ में हिस्ट्री ले सकते हैं, साथ में अकाउंट भी लेके पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो है बच्चों को बिल्कुल फ्रीडम है, आप अपने जो आपको जो है इंटरेस्ट है उसके अनुसार आप जो है सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो यही एक डिसएडवांटेज भी है। जैसे कि अगर मैं साइंस का एक स्टूडेंट हूँ, अगर मैं एक बायोलॉजी लेके पढ़ रहा हूँ, साथ में हिस्ट्री और अकाउंट लेके पढ़ रहा हूँ, तो आगे मैं नहीं कह सकता कि मैं कौन से सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज हो पाऊँगा। यदि मैं कहीं जॉब के लिए भी जैसे जा रहा हूँ, अगर जैसे हम जॉब के क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पे सामने जो जॉब वाला रहता है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज मांगता है। तो यहाँ पे मैं जो है एक तरह से मैं फेल हो जाऊँगा, क्योंकि मैं जो है सभी सब्जेक्ट जो आपका बायोलॉजी भी पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ रहा हूँ, अकाउंट भी पढ़ रहा हूँ, तो मैं किसी भी फील्ड के लिए जो है एकदम परफेक्ट नहीं बैठ पा रहा हूँ। तो ये एक जो है इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है। क्या लगता है आपको, इसको किस तरह से सुधार की ज़रूरत है? सुधार की यदि हम इसमें बात करें तो फिर मुझे लगता है कि जो जिनके द्वारा जो योजनाएं जो लागू की जा रही है, बनाई जा रही है, उनको एक बार वापस एक कमेटी के थ्रू इन पे जो है विचार विमर्श करके जो है इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सत्यम कुंभकार जी, आप एक बायोटेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ के रूप में आप छत्तीसगढ़ जैसे प्रांत में किस प्रकार समाज की सेवा कर सकते हैं? किन क्षेत्रों में यहाँ इस विषय की ज़्यादा उपयोगिता होगी? जी ललिता जी, आपने जैसे कहा कि बायोटेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ, तो ये आप मुझे बहुत बड़ी बात कह दी। मैं तो खैर विशेषज्ञ नहीं मानता अपने आप को। इस क्षेत्र में मैं तो जो है सीखने की दिशा में जो है मेरा पहला कदम है। बायोटेक्नोलॉजी में जैसे हम समाज के क्षेत्र में उपयोगिता की यदि बात करें, तो जैसे मैं अभी वर्तमान में जो है मेरा PhD स्कूल ऑफ स्टडीज़ इन बायोटेक्नोलॉजी पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से चल रहा है। मेरा जो PhD का कार्य है प्रोफेसर SK जाधव जो कि मेरे सुपरवाइज़र है और डॉक्टर अफाक कुरैशी जो कि मेरे मेंटर है, उनके मार्गदर्शन में चल रहा है। समाज में उपयोगिता की यदि हम बात करें तो इसमें हम जो है इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। जैसे मेरा जो काम है इन्वायरमेंट के क्षेत्र में है, जैसे जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ रहते हैं जिससे विभिन्न प्रकार के जो हैवी मेटल लेड वगैरह जो निकलते हैं, तो उनको किस प्रकार से हम रोकथाम कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको जो है जो सामान्य जो लोग हैं उन तक वो ना पहुँचे। वो जो हैवी मेटल रहता है एक्चुअली उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, कैंसर जैसे भयावह बीमारी हो सकती है, तो उनको रोका जा सकता है। साथ ही साथ जैसे हम देख रहे हैं कि आज पेट्रोल डीजल का बहुत जो है उपयोग हो रहा है। ये चूँकि अनवनीकृत संसाधन है, एक टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, इनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। तो उनको जो है अल्टरनेट ऑप्शन के रूप में हम जो है बायोफ्यूल का यूज़ कर सकते हैं। मैं बिल्कुल गर्व से बता सकता हूं कि हमारा जो डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ स्टडीज़ इन बायोटेक्नोलॉजी, वो कंटिन्यू जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर काम कर रहा है। जी, जैसे मैं अगर मेरे सुपरवाइज़र की बात करूं प्रोफेसर SK जाधव सर की, तो उन्होंने जो है बायो इलेक्ट्रिसिटी, बायो हाइड्रोजन और बायोफ्यूल इन जैसे महत्वपूर्ण जो विषयों पे जो है बहुत सारे शोध कार्य कराए हैं और साथ ही साथ शोध को आगे कंटिन्यू जो है बढ़ावा भी दे रहे हैं।
तो इस प्रकार से समाज में जो है हम चाहे इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काम कर सकते हैं प्रदूषण को दूर करने के लिए, साथ ही साथ जो है अभी हेल्थी जो लाइफ की हम बात करें, हेल्थ की बात करें तो जैसे मशरूम होता है, मशरूम की हम बात करें तो मशरूम जो है एक प्रकार का एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसमें आपको जितने भी जो पोषक की आवश्यकता रहती है वो सभी आपको अवेलेबल हो जाता है। तो मशरूम प्रोडक्शन पे काम हो रहा है, ठीक है। मेडिकल क्षेत्र में अगर हम बात करें तो मेडिकल में आप जैसे देख रहे हैं कोरोना जो महामारी आया उसके लिए जो है जो कोविड वैक्सीन बना, ये सब कुछ आ जाता है। तो इस प्रकार से मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी का जो है समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ हो, सभी क्षेत्रों में इनकी जो है अपनी एक उपयोगिता है। और उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो आज ज़रा सी सफलता में निराश हो जाते हैं और कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे News+21 के माध्यम से? उन युवाओं के लिए तो मैं बिल्कुल एक संदेश जो देना चाहूँगा कि उनको जो है बिल्कुल जिस क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं उसी क्षेत्र में फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे यदि मैं अपनी बात करूं तो 2015 में मैंने जो है अपना पीजी कंप्लीट कर लिया था, लेकिन 15 के बाद 2022 में मैंने ज्वाइनिंग किया, लगभग 7 साल। आप समझ सकते हैं कि 7 साल का जो समय रहता है बहुत ही लंबा टाइम ड्यूरेशन रहता है। उस 7 साल मैंने पेशेंस रखा और केवल एक ही चीज़ पे, एक ही टारगेट करके मैंने जो है फोकस किया। तो जो युवा है उनको जो है जैसे मेरा एक जो फार्मूला है SPS का जो मैं फॉलो करता हूँ, S स्टडी, P प्रैक्टिस और S अगेन स्टडी। स्टडी करिए, जो भी आप टॉपिक पे काम कर रहे हैं उस पर स्टडी कीजिए प्रॉपर। उसके बाद उसके जो क्वेश्चंस हैं उनकी या फिर जो भी आपको उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप देखिए कि आप कहाँ छूट रहे हैं या फिर कहाँ आप चूक रहे हैं, उन चीज़ को फिर से स्टडी कीजिए। तो SPS फॉलो कीजिए, पेशेंस रखिए और फोकस्ड होकर के काम करेंगे, डेफिनेटली आप सभी को सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार से हमको हतोत्साहित नहीं होना है, अपने जो गोल है उस पर कंटिन्यू लगे रहना है। आप एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो युवा होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो कैसे वो अपने आप को खुद को इतना मोटिवेट रख सके कि वो उस क्षेत्र से उठ के आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आज आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, गरियाबंद में आप पदस्थ हैं और युवाओं के लिए काफ़ी प्रेरणा स्रोत भी हैं आप खुद। अगर हम बात करें तो किस तरह से आप उन युवाओं को जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उन्हें इस तरह से आप संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। इसमें जैसे आप बोले कि प्रेरणा स्रोत की बात की है, तो प्रेरणा स्रोत की यदि मैं बात करूं तो फिर जैसे मेरा जो प्रेरणा स्रोत है मेरे पिताजी है, श्री विजय कुमार कुंभकार जी हैं, जिन्होंने ना वो जो है खुद जो है बहुत ही कम अपनी जो पढ़ाई किए हैं, साथ ही साथ वो जो है साइकिल दुकान चलाते हुए उन्होंने मुझे आज इस लेवल पे पहुंचाया है। मेरी पढ़ाई पे कभी उन्होंने जो है मुझे या मेरे भाई बहन के पढ़ाई पे कभी वो पीछे नहीं हटे। तो उनका जो कार्य था, उनका जो लगन था, उनका जो कार्य जब मैं देखता था तो मुझे लगता था कि वो जो है मेरे पीछे अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स जो मेरे माँ बाप मेरे पीछे इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लगता था कि मैं भी कुछ करूँ उनको जो है वापस चीज़ों को जो है देने के लिए। तो वही एक मेरा मोटिवेशन था। तो जैसे बहुत सारे लोगों का मोटिवेशन जो बड़े बड़े महापुरुष जो रहते हैं उन वो भी हो सकते हैं। तो यदि आपको जो लग रहा है, जिनको आपको फॉलो करना है कि बिल्कुल ये हमारे मोटिवेशन हो सकते हैं, उनसे आप मोटिवेशन लेते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं इस क्षेत्र में। इसमें जैसे अगर मैं बात करूं तो फिर चूँकि मैं जो है मेरी जैसे फैमिली की यदि बात करूं तो फिर काफ़ी जो है बैकवर्ड कह सकते हैं, वहाँ से ही मुझे जो है अपना मोटिवेशन मिला है। किस तरह से मैं पिताजी जो है हमको आगे बढ़ाने के लिए जो है काम किए, उनको देख करके ही मैंने जो भी अपना टारगेट था एक फ़िक्स टारगेट फोकस किया। ऐसा नहीं था, बहुत सारे लोग मुझे मिले जो मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश किए कि नहीं अरे तू अभी ये कर लेगा फिर आगे क्या करेगा, आगे होगा कि नहीं होगा। फिर पीजी किया, पीजी के समय भी वही सेम सिचुएशन खड़ा हुआ। एक टाइम था जब मुझे नेट की कोचिंग के लिए दिल्ली जाना था, सडनली ऑल ऑफ सडन सब कुछ जो हो गया था। वो तो अच्छा था कि मेरे यहाँ पिताजी इधर उधर से मैनेज करके मुझे भेज दिए। वहाँ भी मुझे बहुत सारे लोग मिलकर डाइवर्ट करने की कोशिश किए कि यहाँ आ गया है, तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन नहीं, मैंने जो है केवल मेरे माइंड में 2 चीज़ था। एक मेरे पिताजी, उनकी जो मेहनत थी जिसको मैंने जो है अपना एक मोटिवेशन माना था, और दूसरा मन में एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि यहाँ आया हूँ तो मैं कुछ करके ही जाऊँगा। और वही एक मेरा मेहनत और लगन था जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। और ललिता जी, आपको एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जो मेरा सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, इसमें पूरे छत्तीसगढ़ में 6 ही पोस्ट था, जिसमें OBC का 1 पोस्ट था और जनरल का 2 जो पोस्ट था। तो मेरे पास ऑप्शन भी था कि मैं चाहता तो फिर बॉटनी में भी जो है अप्लाई कर सकता था, जिसमें लगभग 90 से भी ज़्यादा पोस्ट था। लेकिन चूँकि मेरा शुरू से टारगेट एक ही था कि मैं अपने ही सब्जेक्ट में जाऊँ, और बिल्कुल मैंने दृढ़ निश्चय करके उस 1 पोस्ट के लिए लगा, और इसी के परिणाम स्वरूप मैं जो है आगे आया।
बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हम आपको सत्यम कुंभकार जी कि आपने जो मेहनत की वो आज आपके सामने है, सफलता आपको मिली। और हम चाहते हैं कि जो भी युवा है वो आपसे प्रेरित होकर वो भी अपने काम पर सफलता हासिल करे, अपने काम पे अपने लक्ष्य को हासिल करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका सत्यम कुंभकार जी, आप यहाँ आए और आपने वो सारी बातें बताई जो एक युवा को जानना ज़रूरी है और किस तरह से वो अपना लक्ष्य पा सकता है। अगर वो कड़ी मेहनत करता है तो ज़रूर लक्ष्य को हासिल कर सकता है। तो ऐसे ही हम हर एक क्षेत्र से आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर, आपके हक की बात।